आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपका कोई दोस्त कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं घूमने गया है, तो वो देख के भी आपको लगता है यार सारे लोग जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे बताता हूँ कि मेरे स्कूल में मैं देखता था कि अच्छा ये बेकार स्टूडेंट है, ये पढ़ता नहीं होगा, आज देख रहा हूँ भाई वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा है। तुम्हें हाँ लगता है यार तुम क्या है, तुमने स्कूल में भी पढ़ाई की, अभी सारे जॉब कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हुए हो। डेफिनेटली वो फीलिंग एक आती है, बल्कि किसी जेलेसी भी बोल सकते हैं उसको, या उसको एक अपनी इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं कि भाई सारे लोग अच्छी पोजीशंस पे हैं, मैं ही एक ऐसे बैठा हुआ हूँ, निकम्मा घर पे बैठा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली वो आएगा, तो उसी से आपको फ्यूल करना है कि हाँ भाई ठीक है, वो पहुंचा है तो मैं भी पहुंचूंगा, मैं उससे अच्छी पोजीशन पे पहुंचूंगा। टाइम लग रहा है, हर इंसान का टाइम, एक टाइमलाइन डिफरेंट होती है। अब वो उसने अभी ये अचीव कर लिया, भले से आपने वो अचीव नहीं किया, आप 2 साल बाद उससे और आगे अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये लेके आपको चलना चाहिए। और Hello and welcome everyone on the episode of UPSC CS Central Armed Police Forces. We today have very special guest with us today, Arun sir. He has recently cleared UPSC CAPF 2020 and secured All India rank 166. And currently, also he's serving as Inspector Customs and GST. Sir, we welcome you on our Career Tribe channel, sir. I hope थैंक यू वेरी मच। you are having a great day so far for now. यस सर। Okay. We all want to, sir, actually learn from your expertise, sir. But यस सर। before knowing your UPSC journey, actually, I want to know like from where all these things started. So, if you could please tell us about your academic journey a bit, sir. यस सर। एक्चुअली माय फादर इज इन अ ट्रांसफरेबल जॉब। वो बैंक में काम करते हैं। सो मेरी स्कूलिंग बहुत अलग अलग जगह से हुई है। आई स्टार्टेड माय इनिशियल प्राइमरी स्कूलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश and then went on to Haryana, then West Bengal. I completed my class 10th from ICSE board from Kolkata, and उसके बाद फिर दिल्ली आ गया मैं। तो मेरी 11th 12th मैंने दिल्ली से की है CBSE बोर्ड से, and my graduation again I have completed in mathematics from Hansraj College, University of Delhi in 2016. तो वही है कि मेरी एकेडमिक जर्नी बहुत वेरिड रही है, अलग अलग स्टेट से रही है, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है बहुत। सो बस दैट्स इट, वैसे ही चलता आ रहा है अभी तक। Okay, that's great, sir. Sir, but आज के दुनिया में in today's world, sir, we have diversity of career paths, career options. So, why did you choose this uniform services, sir? वेल, यूनिफॉर्म सर्विसेज का ऐसा था कि अब शुरू से देखते आ रहे थे, जैसे एक पॉपुलर मीडिया होता है, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, तो वहां हाँ पे sir. एक पोर्ट्रेयल रहता है यूनिफॉर्म सर्विसेज का बहुत अच्छा। उसके बाद फिर एक रिकग्निशन कि आप जब यूनिफॉर्म में बाहर निकलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, एक सोसाइटी Exactly. में रेस्पेक्ट जो है यूनिफॉर्म को लेके, तो एक डिस्टिंक्टिवनेस थी। ऊपर से जो उनका डिसिप्लिन एक होता है, हालांकि मैं उतना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में भी नहीं हूँ। सो दैट इज समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ, जो मैं चाह रहा था कि थोड़ा मुझे मिले। सो ये भी एक रीजन था कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ मेरा अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनके बारे में जाना, और एंड ऐसे ही चलता अभी तक आ रहा है। सो होपिंग टू ज्वाइन सून। Okay, that's really great, sir. Okay, so थैंक यू let's वेरी get मच। back to CAPF actually, sir. And I want to know, sir, कि ये CAPF का sir pattern क्या है? So like what actually is ओके, CAPF demanding from us? देखिए सीएपीएफ का एक्चुअली बहुत, सबसे पहले तो उनका रिटर्न हो गया। एक तो सबसे पहले यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, एक तो थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, एक स्टेज Exactly. होता है, दूसरा स्टेज। तो सीएपीएफ हल्का सा इससे डिफरेंट है कि एक ही स्टेज में वो रिटर्न ले लेता है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड कि आपको 2 बार एग्जाम के लिए बैठना नहीं पड़ रहा है, एक ही बार में आप पेपर 1 दे रहे हैं, 2 घंटे बाद पेपर 2 दे रहे हैं। सो वो, एंड फिर एक और यूनिक फीचर ये है कि फिजिकल इसका पहले होता है बिफोर इंटरव्यू। Hmm. सो उसमें भी ये चीज अच्छी है कि आप पहले ही स्टेज पे बहुत सारे एलिमिनेशन हो जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो होते हैं तो वो फिजिकल के लिए बहुत बार नहीं जाते हैं। इनफैक्ट मेरा भी जो पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने फिजिकल को बहुत लाइटली लिया था, एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट गो फॉर फिजिकल्स बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। सो ये भी एक अच्छा रीजन है कि मतलब सीरियस कैंडिडेट्स ही आपके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी ठीक ठाक रहता है। और फॉर एग्जांपल अगर अराउंड 1200 कैंडिडेट्स को अगर वो फिजिकल के लिए बुलाते हैं, तो अराउंड लास्ट में इंटरव्यू के लिए अराउंड 600 कैंडिडेट्स बचते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक ये बेटर, आई थिंक ये इसका पैटर्न है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, कि ये थोड़ा फास्ट भी है, एक ही साथ रिटर्न क्लियर हो जाता है। मतलब प्री बहुत डिफाइंड है कि रिटर्न एक बार हो रहा है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल ले रहे हैं, एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू ले रहा है। तो इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक सीएपीएफ इज बेटर देन अदर एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी। Okay, sir. Sir,
apart from UPSC CAPF, sir, what all exams were you targeting? ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैं 12th जब मैंने पास की थी तो माय फर्स्ट एग्जाम वाज जेईई, जो लगभग सारे साइंस ग्रेजुएट्स साइंस पास आउट्स देते हैं, तो मैंने भी दी थी। हालांकि मेरा रैंक उसमें बहुत खराब थी। सो और उस टाइम फिर साइमल्टेनियसली मैंने उसी दौरान एनडीए दिया था फर्स्ट टाइम। सो वो मेरा फर्स्ट एक तरह से सीरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, बट आई कुड नॉट क्लियर द रिटन। उसके बाद इन माय फर्स्ट ईयर आई अप्लाइड अगेन फॉर आर्म्ड सर्विसेज इन, आई थिंक इट वाज टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये स्कीम होती है 10+2 Yes. कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, तो उसके लिए फिर मुझे एसएसबी कॉल आया था, बट इट कोइंसाइडेड विद माय फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, सो आई कुड नॉट गो। देन अगेन इन माय फाइनल ईयर आई अपीयर्ड फॉर सीडीएस एंड आई क्लियर्ड द रिटन। मैं एसएसबी के लिए गया था, दिल्ली से बैंगलोर गया था। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी, वो मेरे मेमोरी है कि अराउंड 24 आवर्स लगा के मैं दिल्ली से बैंगलोर गया था, एंड इन नेक्स्ट 24 आवर्स अगेन बैक आई वाज एट द स्टेशन, स्क्रीन्ड आउट फर्स्ट डे। सो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं पीपीडीटी में बाहर हो गया था एक्चुअली, ग्रुप डिस्कशंस में। Okay. एंड उसके बाद फिर ये चलता रहा, मतलब उसके बाद फिर मैंने इसके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी मैंने दिया था। उसका भी जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है वो क्लियर किया था। देन अगेन पीपीडीटी में मैं बाहर हो गया था। तो एक ही साल में ये दो, थोड़ा मुझे फेलियर बहुत झटका सा लगा था कि आप ग्रुप डिस्कशंस में ही बाहर हो जा रहे हैं। तो उसके बाद से एक फियर ऑफ फेलियर मेरे मन में बैठ गया कि अरे यार, यहाँ पे हमेशा मैं मतलब एक ही स्टेज पे बाहर हो रहा हूँ और सेम तरीके से बाहर हो रहा हूँ। सो उसके बाद फिर मतलब बंद ही हो गया। सो कोस्ट गार्ड के बाद से फिर मैंने कोई एग्जाम दिया नहीं। उसके अंदर ना मैं सीडीएस के लिए अपीयर हुआ, ना कहीं हुआ। हालांकि बाद में एक रियलाइजेशन मुझे होती थी, मैं मतलब किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ता था कि उन्होंने 15वें अटेम्प्ट में क्लियर किया या 10th अटेम्प्ट में सीडीएस क्लियर किया है। सो पढ़ के थोड़ा वो भी लगता था कि क्या पता और थोड़ा अटेम्प्ट उसमें देना चाहिए था। Yes, sir. सो ये स्टोरी यही खत्म हो गई। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड इन 2016। उसके बाद फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने दिए हैं। मैंने एसएससी सीजीएल दिया है, आईबीपीएस पीओ दिया है, इंटरव्यू में अपीयर हुआ। लास्ट में आई थिंक 2 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था। इन आई थिंक मेरे ग्रेजुएशन ईयर में ये चीज हुई थी। उसके बाद फिर मैंने नेबार्ड का एग्जाम दिया है एंड आरबीआई ग्रेड भी 2 बार दिया है। इनफैक्ट आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू लास्ट ईयर इन आरबीआई ग्रेड बी। एंड सिविल सर्विसेज तो मैं दे ही रहा हूँ, अराउंड 4 अटेम्प्ट्स मेरे हो गए हैं, 1 मेंस लिखा है। एंड सीएपीएफ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो आई क्लियर्ड द रिटन, बट आई टुक इट वेरी लाइटली। और मैं फिजिकल की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, एंड इन द एंड मैं देने भी नहीं गया था फिजिकल। तो उसके बाद फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया था। देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड हैव गॉन। क्या पता मेरा पिछले साल ही मेरा शायद नाम लिस्ट में हो सकता था। सो वही है। तो इस साल फिर मैंने दोबारा दिया और जो मिस्टेक्स पहले की थी वो सब ठीक की। फिजिकल के लिए प्रिपेयर किया, 1 मंथ पहले से मैं रनिंग चालू की, एंड फिर बस वहीं से फिर आज यहाँ हूँ। That's great, sir. सर मतलब ऐसा लगा कि आपने हर एक एग्जाम को टच करके और वापस आ यस गए। यस यस, Okay. डेफिनेटली। सर मतलब कोई एग्जाम छूटा ही नहीं। टॉक अबाउट डिफेंस, हाँ, बैंकिंग, लगभग सिविल सर्विसेज, यस, सब कुछ एसएससी, मतलब। या यस, सब कवर कर लिया एसएससी। चारों तरफ से, मतलब जहां जो मिले। आई कैन राइट अ ओके। बुक अबाउट ईच एग्जाम, थोड़ा थोड़ा। सर सीडीएस एस्पिरेंट जो रहते हैं ना सर, बहुत क्रिएटिव लगते हैं, मतलब या उनका या जो दिमाग रहता है डेफिनेटली ना, थोड़ा सा अलग डेफिनेटली। रहता है। ओके। तो सारे जगह। हाँ, okay, sir. Sir, before you share your CAPF strategy, I want you to tell the aspirants actually, like, what is the correct way to read newspaper for current affairs, and what all are the areas actually that we have to touch, and what are the areas that the aspirants are doing wrong actually, sir? ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो चीज है कि आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये रहता है, फॉर एग्जांपल मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो उसमें आपको डिटेल्स में और निटिग्रिटीज में नहीं ढूंढ उसमें घुसना है। फॉर एग्जांपल अभी बजट आया था, तो ऐसा नहीं कि बजट के लिए आप हर एक पेज 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको एक ओवरव्यू लेना है ऊपर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये पेपर 2 के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ऊपर ऊपर से देखना है, चीजें एनालाइज करनी है कि कैसे क्या चल रहा है। आपको उतना डिटेल्स कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई इस स्कीम में कितने हजार करोड़ गवर्नमेंट ने दिए हैं या कितने लगाए हैं। तो उन्हें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्यों लगाए हैं, क्या स्कीम है, ऊपर ऊपर ओवरऑल आपको जानना पड़ेगा। एंड सीएपीएफ में एक चीज अच्छी है कि आपको पता है कि कौन से एरिया के लिए आप अप्लाई करें। जैसे वो डिफेंस सर्विसेज हो गया, सो इंटरनल सिक्योरिटी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज पेपर 2 में जो इश्यूज पूछते हैं वो उस टाइप के ही पूछते हैं। कोई बॉर्डर इशू चल रहा है किसी कंट्री के साथ, इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, सो और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस टाइप के जो इश्यूज हैं, इस पे आई थिंक सीएपीएफ एस्पिरेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो ये पेपर 2 के हिसाब से। एंड पेपर 1 के हिसाब से तो आई गेस कि ओवरऑल ही आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, पर वही मेरा सजेशन ये रहेगा कि एकदम डिटेल में नहीं घुसना, और पेपर
का ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2-2.5 घंटे आप सिर्फ न्यूज़पेपर पे दे रहे हैं। सो वो एक मिनिमल होना चाहिए, बिकॉज आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आपके पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। सो इन दैट वे आई थिंक ऊपर ऊपर से पढ़िए, बहुत डिटेल में मत जाइए, एक ओवरऑल पिक्चर देखने की कोशिश करिए। सर एंड व्हाट अबाउट मैगजीन्स? मैगजीन्स आई गेस जैसे कि बहुत सारी मैगजीन्स होती है, जैसे हम सिविल सर्विसेज में हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए योजना और कुरुक्षेत्र भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। एक करंट अफेयर मैगजीन डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हैं, विजन आईएएस की कर सकते हैं, इनसाइट्स आईएएस की आपको कर सकते हैं। तो ये कुछ मैगजीन्स हैं जो, लेकिन ज्यादा आप मत करिए, एक कोई भी आप मैगजीन रेफर कर सकते हैं अपने लिए। तो उससे यही होता है कि जो आपकी न्यूज़पेपर में कुछ इशू मिस हो गया हो या कोई ऐसा मेजर इशू हो तो वो आपका मैगजीन से वो कवर हो जाता है। और मैगजीन का भी ऐसा है कि आप बहुत टाइम उसमें मत दीजिए, एक बार अपने न्यूज में वो चीज पढ़ी है, और न्यूज में ऐसी चीजें होती है कि जो एक ही चीज है जो 5-6 दिन तक रिपीट होती रहती है। yes, तो उनपे आपको उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डेली कमेंट्री चल रही है तो ऐसा नहीं कि आपको उसको रोज पढ़ना है, आपको इशू पता चल गया क्या हो रहा है तो आप उससे फिर मूव ऑन कर सकते हैं। तो वैसे ही, बिकॉज फिर आप जब मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें भी वो इशू दिया रहेगा, उसमें वो शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा कि भाई बैकग्राउंड क्या था और क्या कॉजेज हैं, क्या उसके कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ओवरऑल पिक्चर लें, फिर उसको रिवीजन के लिए आप एक मैगजीन यूज कर सकते हैं। सो उस वे में आपको मैगजीन यूज करनी चाहिए। Okay, sir. Sir, now let's get to paper one, and please, if you could Okay. just please tell us the strategy that one should follow from if he's preparing for 23 CAPF AC. So आज से सर वो ऐसा क्या strategy खुद में develop करे, या क्या अपनी चीजों में क्या अपने daily schedule में ऐसा कुछ inculcate करे so that he cracks UPSC CAPF 23. ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो बेसिक जो बुक्स होती हैं वो सेम ही है फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो एंड फॉर सीएपीएफ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो थीम्स वाली जो 12th एंड 11th की एनसीईआरटीज है वो आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम है जो कि आई थिंक सब पढ़ते हैं फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर अगर आप पॉलिटी की तरफ जाएंगे तो वहां देखेंगे कि आजकल यूपीएससी एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगा है। लक्ष्मीकांत से तो पूछ ही रहा है, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल कि रूल ऑफ लॉ क्या है तो उसका क्या मतलब है, या थोड़े वो फिलोसॉफिकल टाइप की चीजें पूछ रहा है। तो वो भी आई थिंक वो कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा है। इनफैक्ट 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज है पॉलिटी की उसमें वो चीजें हैं। सो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे। आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई थिंक ये सिंगल हैंडेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी स्टूडेंट को एनालाइज करनी चाहिए, सीएपीएफ के लिए हो चाहे सीएससी के लिए हो, बिकॉज वहां से आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जो भी एस्पिरेंट्स है मेरा उनके से पहले यही कहना है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर निकालें, लास्ट 5 years का ले लें और उसमें देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है और उसी पैटर्न को आप फॉलो करें। सो आई थिंक ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस होगी उनके लिए। अदरवाइज बुक्स जो होंगी वो तो फिर सेम है। जैसे इकोनॉमी के लिए आई यूज्ड टू रेफर मृणाल सर के नोट्स जो होते हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैं वो रेफर करता था। उसके बाद फिर एनवायरमेंट के लिए वही शंकर आईएएस हो गया। साइंस एक पार्ट था जो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत लोग नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और साइंस आजकल यूपीएससी सीएपीएफ में तो बहुत ज्यादा पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेरा वीक पॉइंट वही था कि मैं साइंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके गया था। सो वहां मेरे बहुत सारे मार्क्स कटे थे इनफैक्ट इन पेपर 1। तो साइंस को लाइटली ना ले। बायो एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो आप गूगल करेंगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो लूसेंट रेफर कर सकते हैं। लूसेंट हालांकि यूपीएससी उतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट अगर आपको चाहिए तो आप रेफर कर सकते हैं। बिकॉज साइंस का मुझे इसलिए आइडिया नहीं क्योंकि मैंने खुद ने साइंस पे फोकस नहीं किया था, पर ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो मैं चाहूंगा कि आगे के एस्पिरेंट्स जो ये मिस्टेक ना करें, साइंस पे अच्छा ध्यान दें। उसके अलावा फिर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग भी रहती है, तो वो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से कर सकते हैं। बिकॉज उसके लिए कोई बुक रेफर करना आई डोंट थिंक कि उतना उसका डिमांड है कि आप कोई स्पेसिफिक बुक यूज करें। आप यूट्यूब पे जाएं, उस पे जाके आप या तो सीसैट के भी बना सकते हैं या उसी लेवल का ही सीएपीएफ का भी रहता है तो आप बना सकते हैं। और आजकल जैसे सीएससी में देखा जा रहा है कि सीसैट का लेवल बढ़ा रहे हैं, सो इनफैक्ट इन फ्यूचर हो सकता है कि सीएपीएफ में भी इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा रेज हो सकता है। सो आई थिंक इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक ये 10-15 पॉइंट्स हैं, मार्क्स हैं जो आपके आई थिंक आपको बोनस एक आपको मिल सकता है। बिकॉज ये बहुत इजी सवाल होते हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद कॉम्प्रीहेंशन एंड थोड़ा बहुत जो इंग्लिश रहता है इन पेपर 1 ऑल्सो। तो उसके लिए भी आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि थोड़ा ये जो पोर्शन है इसमें आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। एंड ऊपर के जो पोर्शन हैं जैसे हिस्ट्री सिविक्स हो गया और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें आपको रीडिंग की ज्यादा जरूरत है। तो उस हिसाब से उसको बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट देना है और कहाँ पे कम देना है। तो आई थिंक
अगेन बात वही होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि भाई किस मार्क्स से कौन से पे ज्यादा फोकस है यूपीएससी का, किस एरिया से वो पूछ रहा है, तो एक उससे आपका एक टारगेट आपको बना रहेगा कि भाई इस साइड आपको अप्रोच करना है. सो आई थिंक यही मेरा सबसे अच्छा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले एनालाइज करें. ओके सर. सर पेपर 2 को लेके जो है ना सर, थोड़ा मेरे को भी आज भी डाउट रहता है एग्जैक्टली. तो अच्छा. सर पेपर 2 का जो टाइम है सर, मतलब जैसे कब हम उसको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन पेपर 2 की, क्योंकि सर पेपर 1 का थोड़ा बहुत जनरल एस्पिरेंट्स को भी आइडिया रहता है कि हाँ कि Yes. थोड़ा क्लीशे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री हो गई एंड एमसीक्यू के पैटर्न Okay. जो सीएससी में चल रहा है, पर पेपर 2 का जो फंडा रहता है सर हर एक एस्पिरेंट को क्लियर नहीं हो पाता है. तो सर पेपर 2 का क्या टाइम है जब हमको स्टार्ट करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन, एंड व्हाट एक्चुअली इज दिस पेपर 2 एंड व्हाट यूपीएससी सीएपीएफ इज डिमांडिंग फ्रॉम पेपर 2 दिस. ओके. अब पेपर 2 का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ऑर्गेनिकली होगा. मतलब इफ यू स्टार्ट, अगर आप आज स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे आएगा, मे बी 1 मंथ 2 मंथ डाउन द लाइन आपको आएगा. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बिकॉज पेपर 2 में अगर आप एसेस देखें या रिपोर्ट्स देखें तो वो बहुत ही ज्यादा करंट ओरिएंटेड रहता है. हालांकि कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पास्ट में पूछे गए हैं, पर वो जो भी रहता है वो न्यूज़पेपर में जो चल रहा है, आई थिंक 1 या 2 साल के अंदर की जो न्यूज रहती है वही रहती है. सो अगेन मेरा पॉइंट वही है कि अगर आपने वो इशू पढ़ा है और ऊपर से एक ओवरऑल अगर आपने एक पिक्चर बनाई हुई है अपने दिमाग में कि भाई ये इशू है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सो आई थिंक आप वो इजीली वो उसको क्रैक कर पाएंगे. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एसेज है, सो एसेज में आपको आई थिंक 6 टॉपिक्स रहते हैं, 4 करने रहते हैं. सो एसेज के अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो वो बहुत ही, इसमें आपको 2-3 थीम्स दिखेंगे. एक आपका विमेन रिलेटेड इशू वो पूछ रहा है, एक आपका डिफेंस रिलेटेड इशू वो पूछ रहा है, डिफेंस या इंटरनल सिक्योरिटी आप जो भी बोलें. एक आपका आजकल थोड़ा करंट ओरिएंटेड कुछ पूछ लेता है वो, अगर कुछ न्यूज में है, जैसे कहीं पे अगर कुछ दंगा हो रहा है या कुछ पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है तो उस टाइप से वो पूछ रहा है. सो आपको वही बड़े बड़े इश्यूज पे ध्यान रखना होगा, और ऐसे जो भी इशू अगर आपको कोई मिल रहा है जो न्यूज में चल रहा है तो एक पेपर लें, उस पर कुछ पॉइंट्स बना लें कि भाई क्या इशू है, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है. या तो आप पेपर से बना लें या थोड़ी गूगल पे रिसर्च कर लें. अदरवाइज जो मंथली मैगजीन्स होती है उनमें ये इश्यूज अच्छे से कवर रहते हैं और बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर रहते हैं. सो एसेस के लिए आप ये कर सकते हैं. और कॉम्प्रिहेंशन फिर आपको उसके लिए आई गेस जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में भी वो आपको वो काम आएगी कि आप वो पैसेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं. सो आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन प्रेसी राइटिंग आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप रिड्यूस कैसे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं आईसीएसई बोर्ड में था तो 10th में हमारे प्रेसी राइटिंग थी, तो मैंने उस टाइम बहुत प्रैक्टिस की थी इस चीज की. सो मुझे अगर आप एक पैसेज देंगे 150 वर्ड का, अगर 450 वर्ड्स का पैसेज है उसको 1/3 में आप अगर वो करना है उसका रिड्यूस, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है. तो प्रेसी राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई आपके प्रेसी में कौन कौन से पॉइंट्स आप इंक्लूड करें, कौन कौन से पॉइंट्स आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कौन सा लाइन आपको इंक्लूड करनी है. और एंड प्रेसी में भी ऐसा है कि आप मतलब कॉपी पेस्ट मत करिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कॉम्प्रिहेंशन में भी आप कॉपी पेस्ट मत करिए कि जो सेंटेंस है वही उठा के लिख रहे हैं. प्रेसी राइटिंग में भी आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करिए, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, बिकॉज उससे मार्क्स थोड़े ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं. बिकॉज मैंने भी 1-2 एग्जाम्स में ऐसी चीज की है. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा अगर वो डाइवर्ट करूं तो इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, सो वहां पे मैंने 2 साल मेंस लिखा है, तो आई थिंक मेरे इंप्रूवमेंट हुए हैं इंग्लिश में. वो इसीलिए हुए हैं कि फर्स्ट बार में मैंने जो प्रेसी लिखी थी एंड जो एस्से लिखा था वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके मैंने लिख दिया था. आई एम सॉरी, नॉट एस्से, आप कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर्स लिखे थे पैसेज से डायरेक्ट उठाए थे, कॉपी पेस्ट करके लिख दिए थे. सो आई थिंक वो नहीं करना है. अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. ये किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट है. उसके बाद फिर अगर हम रिपोर्ट राइटिंग पे आते हैं, बस मैं क्वेश्चन पेपर निकाल के रखा है. फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर और अगेंस्ट के, हाँ तो ये थोड़ा रहता है बिकॉज इसके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से ऑब्सक्योर टाइप के रहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे टाइम जो टॉपिक आया हुआ था, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, तो इस पे आपको प्रोस भी लिखने हैं, कुछ कॉन्स भी लिखने हैं. तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. इसमें थोड़ी आपकी क्रिएटिविटी भी लगती है बिकॉज आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा. सो इसके लिए आपको थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी. जो कहते हैं जैसे सिविल सर्विसेज में आपका GS4 का पार्ट रहता है कि या फिर एसए वाला पार्ट रहता है जहां आपको थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ती है, तो वैसे ही ये फॉर और अगेंस्ट में थोड़ा सा आपको लग सकता है बिकॉज इसकी लैंग्वेज भी ऐसी ही आती है. फॉर एग्जाम्पल अगेन अनदर टॉपिक इज द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. तो इस पे हो सकता हो कि एक बार में आपको स्ट्राइक नहीं करे कि भाई इसमें लिखना क्या है, थोड़ा टाइम लगता है. मुझे भी लगा था इनफैक्ट हॉल में कि, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो स्पेस रहता है उसको आप छोड़ दें. अगर आपको लग रहा है जो पोर्शंस आपको इजी लग रहे हैं उसको आप पहले कर लें, और जो भी आपको लगता है उसको आप बाद के लिए रख सकते हैं.
एंड देन वी कम ऑन टू रिपोर्ट्स, देन 200 वर्ड्स की जो रिपोर्ट लिखनी होती है, तो वो भी सिंपल है. फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आया था जो कि न्यूज में था उस टाइम, एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉस ऑन फार्मर्स, अगेन जो एग्रीकल्चरल लॉस जो न्यूज में थे. सो आई थिंक बाकी सब आप हैंडल कर सकते हैं. आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप एक माइंड बना लेते हैं कि हाँ भाई मैं जो हूँ इस टॉपिक के फॉर में हूँ, या मैं इस टॉपिक के खिलाफ हूँ. लेकिन यहाँ पे आपको दोनों चीजें लिखनी है. वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है, और थोड़ा मैंने भी सोचा था, हालांकि मेरा भी ये पोर्शन उतना अच्छा नहीं गया था, बट यस आपको वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो इसमें जहां आपको टाइम लग रहा है उसके लिए आप उसको छोड़ दें, जो आपको पहले आ रहा है वो पहले कर लें. एंड अगेन आप रिपोर्ट्स के लिए टाइम निकाल के रखें, बिकॉज 20 मार्क्स का है तो आपको करना भी बहुत जरूरी है. 40 मार्क्स आपके वहां पे हैं. आई थिंक आप ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हैं. एंड आई गेस फिर उसके बाद फिर ग्रामर की जहां तक बात आती है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रेसी हो गया, देन ग्रामर पार्ट आता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए एंड सम इडियम्स आ गए. तो वहां पे भी फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आती है. या तो आप कोई इंग्लिश की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, आप वो दे सकते हैं. आई थिंक यहाँ पे आप मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है. फिर इस पेपर का प्रैक्टिस पार्ट ये है कि क्योंकि ग्रामर आप जितना सॉल्व करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अच्छा होगा. एंड ये जो मार्क्स है लास्ट के, जो 10-20 मार्क्स है, यहाँ पे आई थिंक आप थोड़ा एक एज ले सकते हैं किसी के भी ऊपर, बिकॉज ये बहुत ही इजी पोर्शन होता है इसका. आई थिंक बिकॉज बाकी जो पार्ट है वो सब्जेक्टिव है, एंड ये जो पार्ट है ग्रामर, ये या तो राइट है या रॉन्ग है. तो इसमें आप एक क्लैरिटी के साथ अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आप बाकियों से 5-6 मार्क्स आगे निकल सकते हैं. यही मेरी इसके लिए एडवाइस रहेगी फॉर पेपर 2. ओके, थैंक्स फॉर दैट सर. बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया हमने पेपर 2 का. एंड जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी पेपर 2 को लेके. ओके सर, जब आप प्रिपरेशन फेज में थे तब आपका नॉर्मली स्केड्यूल क्या होता था, एंड आप ऑन डेली बेसिस कितने आवर्स एक्चुअली दे रहे होते थे फॉर योर प्रिपरेशन? ओके, देखिए इसमें जो है ऐसा था कि मैं जो गेज करता था अपने आप को, मैं हमेशा कम ही गेज करता था. फॉर एग्जांपल मैं कोई जॉब नहीं करता था, अराउंड 5 साल से मैं घर पे था. राइट नाउ आई एम इन जॉब, बट फ्रॉम 2016 टू 2021 एंड मैं घर पे ही था. मेरा रूटीन वही रहता था कि सुबह उठता था, अराउंड 9 बजे उठा, देन अगेन न्यूज़पेपर आ गया. अब आइडियली तो मैं न्यूज़पेपर पहले पढ़ता था. कभी कभी थोड़ा, देखिए आपको थोड़ा सा आपके मूड के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप मन मार के अगर आप चाहेंगे कि आप कुछ चीज कर रहे हैं तो नहीं हो पाती वो. वही तो ऐसे जैसे मेरा डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ना था, पर किसी दिन चलिए मेरा सुबह मूड नहीं हो रहा है, तो उस दिन मैंने न्यूज़पेपर साइड रख दिया कि चलो शाम में पढ़ेंगे. तो उस दिन मैंने कोई ऐसा टॉपिक निकाल लिया जो मेरा पढ़ने का मन कर रहा हो. किसी किसी दिन मैं रात में सोने जा रहा हूँ तो मैं किसी टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ रात में, तो नेक्स्ट डे सुबह मैं वही टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया. सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही रहता था कि भाई जो मूड में है आप वो पढ़िए, ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा. और ऐसा भी होगा कि हर दिन आप 100% नहीं दे पाएंगे, किसी दिन आपका मूड नहीं है पढ़ने का, वो होता है. वो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो होगा ही होगा. उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कैंडिडेट की जो ये बोल सके कि मैं रोज इतने घंटे कंसिस्टेंटली दे रहा हूँ. वो हल्का हल्का वेरी करता रहेगा. सुबह उठा, मैंने पढ़ा, 1-2 घंटे पढ़ा, ठीक है थोड़ा ध्यान इधर जा रहा है, थोड़ा फोन भी चेक हो रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है. वो सब थोड़ी अब है ही, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, रहते ही वैसे टाइम में है कि ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं. तो ठीक है थोड़ा बहुत देख रहे हैं, पर वही कि लिमिट में आपको एक वो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को करना पड़ेगा. एंड ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पूरी तरीके से बुरा है. अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी, जैसे मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जहां तक याद पड़ती है फेसबुक से भी मुझे हेल्प मिली है. बिकॉज अगर आप उस टाइप के पेजेस आपने लाइक करके रखे हैं, कोई डिफेंस पेज लाइक करके रखा है, या AIR न्यूज का भी पेज है उस पर, वो आपने फॉलो करके रखा है इंस्टाग्राम पे, तो वहां से भी आपको न्यूज मिलती रहती है. तो यूपीएससी की यही चीज अच्छी है कि जहां से भी आपको न्यूज या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको ले लेनी चाहिए, भले ही वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो. तो वही है. तो फिर ये हो गया. फिर दोपहर में फिर वही खाना वाना खा के, दोपहर का टाइम ऐसा है जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अराउंड 2 से 5 बजे तक. आई थिंक वहां आपको पढ़ना चाहिए, पर मैं नहीं पढ़ता था, बट यू शुड ट्राई टू, क्योंकि वो एक टाइम है जो एक्चुअल पेपर के टाइम में भी आप उस टाइम हॉल में रहते हैं. अराउंड 2 से 4 का जो पेपर 2 का टाइम होता है. आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा आपको एक्टिव रहना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए. उसके बाद फिर आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं शाम को, जो भी आपकी हॉबीज है, रीडिंग है, म्यूजिक सुनना है, या आप बाहर जाते हैं खेलने या मूवी देखते हैं, जो भी, तो थोड़ा टाइम आपको दिन में उसके लिए रखना है. एंड देन अगेन शाम का जो टाइम है एक आप रख सकते हैं. इसके बाद फिर एक होता है, एक तो अब यहाँ से फिर वो हो जाता है डिवीजन की, या तो आप लेट नाइट पढ़ते हैं या तो आप जल्दी सो के सुबह जल्दी पढ़ते हैं. तो मुझे लेट नाइट पढ़ना पसंद था, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, 1-2-3 बजे तक भी मैं पढ़ लेता था कभी कभी. ये एकदम पर्सनल चॉइस है कि आप रात में जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, या फिर रात में आप लेट तक पढ़ के सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं.
सो बहुत सारे एक ये भी परसेप्शन रहता है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो याद जल्दी होगा, या ऐसा सब बोलते हैं। खैर घर पे भी, मेरे घर पे भी बोलते हैं, बट अगेन ये आपकी आई थिंक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। हालांकि रात में पढ़ने का ये भी थोड़ा वो डिसएडवांटेज है कि सुबह आप लेट से सो के उठ रहे हैं, तो घर में भी फिर आपको थोड़ा वो होगा, अरे यार ये 10 बजे सो के उठ रहा है, ये हाँ रात सर। में क्या पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है, तो ये थोड़ा इशू हो जाता है। पर वो आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी टाइमिंग फिट है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप 4 से 5 घंटे भी दे रहे हैं, सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप 4 से 5 घंटे अगर एक्चुअल दे रहे हैं, आप बैठेंगे भले से 7-8 घंटे, पर एक्चुअल जो स्टडी अगर आपकी 4 से 5 घंटे की अगर उसमें निकल के आ रही है, तो मैं बोलूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके सर। सर आपने बोला कि इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना थोड़ा जरूरी है ना? तो या सर डेफिनेटली आप। आई वांट टू ऐड ऑन दिस कि सर ऐसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं ना सर, तो थोड़ा बहुत ऐसे बाकी टॉपर्स को देख के उनकी लाइफस्टाइल देख के थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन रहता है ना वो आ जाता है। और डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ सर, तो उससे होता क्या है ना कि अगर हम थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर बैठे हैं या एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और तो उसको देख के ना सर फिर एक रम जाते हैं हम वापस कि हाँ यार फिर से तैयारी करना है, डेफिनेटली। एक दिन तो वैसे ही छोड़ चुका हूँ, अब अगला करना है। एंड उनकी लाइफस्टाइल देख के थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। तो सर यस। ये पहली बार हुआ है सेशन पे कि आपने बोला है कि दीज अच्छा। थिंग्स आर जरूरी। तो या थोड़ा सर, तो जरूरी है हाँ सर डेफिनेटली। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी जब डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो या तो यूट्यूब खोल लेता हूँ, तो उस पे कोई अगर किसी की पासिंग आउट परेड की वीडियो है या उस टाइप की वीडियोस हाँ देखने से सर। भी आपको थोड़ा और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। या कोई हाँ सर। एकेडमी की भी बहुत सारी आजकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनी हुई हैं, सीआरपीएफ हम्म। एकेडमी की है, एक बीएसएफ एकेडमी की है, तो वो देख के भी और मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, ये सभी चीजें इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई ये है आज, तो ठीक है आपको यूज करना ही चाहिए आई थिंक। पर ओके। वही है कि एक लिमिट में करिए और एक अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रखिए, वही हाँ मेरा सर। सजेशन होगा। ओके सर। सर आपने बताया कि जैसे आप 2018 से 21 तक घर पे ही थे एंड यू आर इनटू 16 से जॉब। इनफैक्ट। 16 से, ओके, लॉन्ग 2000, यस ड्यूरेशन से। 16 से। सर तो यस डेफिनेटली। इस टाइम पे सर जैसे मैं होता तो, या मैं हूँ अभी भी हूँ इस फेज में अगर, तो ओके। सर थोड़ा बहुत जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत नीचे हो जाएगा अगर इतने टाइम तक सिर्फ मैं घर में हूँ पढ़ रहा हूँ और मेरे को मेरे उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर इस चीज को डेफिनेटली। सर कैसे टैकल कर सकते हैं और वापस अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है, तो सर हाउ टू टैकल दीज थिंग्स? यस, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज हो जाती है, बिकॉज आप ट्राई कर रहे हैं, मैंने इतने सारे एग्जाम्स भी दिए, ये नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहा, इतने सारे हाँ एग्जाम्स सर। दे रहे हैं, बहुत लोग बोल भी रहे हैं इधर उधर से। सो आई थिंक एक फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक उस मामले में तो मैं लकी था कि फैमिली मेरी भी सपोर्ट करती थी कि ठीक है तुम टाइम लो, करो जैसे कर रहे हो, धीरे धीरे करो। सो ये है। और बाकी डेफिनेटली मोटिवेशन लूज होगा, जैसे मैंने बोला, आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपका कोई दोस्त कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं घूमने गया है, तो वो देख के भी आपको लगता है यार सारे हाँ लोग सर। जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैं जैसे बताता हूँ कि मेरे स्कूल में मैं देखता था कि अच्छा ये बेकार स्टूडेंट है, ये पढ़ता नहीं होगा, आज देख रहा हूँ भाई वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा है, तुम्हें हाँ लगता है सर। यार तुम क्या है, तुमने स्कूल में भी पढ़ाई की, अभी सारे जॉब कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हुए हो। डेफिनेटली वो फीलिंग एक आती है, बल्कि किसी जेलेसी भी बोल सकते हैं उसको, या उसको एक अपनी इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं कि भाई सारे लोग अच्छी पोजिशन पे हैं, मैं ही एक ऐसे बैठा हुआ हूँ, निकम्मा घर पे बैठा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली वो आएगा, तो उसी से आपको फ्यूल करना है कि हाँ भाई ठीक है, वो पहुंचा है तो मैं भी पहुंचूंगा, मैं उससे अच्छी पोजीशन पे पहुंचूंगा। टाइम लग रहा है, हर इंसान का टाइम, एक टाइमलाइन डिफरेंट होती है। अब वो उसने अभी ये अचीव कर लिया, भले से आपने वो अचीव नहीं किया, आप 2 साल बाद उससे और आगे अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये लेके आपको चलना चाहिए। और कभी भी मोटिवेशन लूज करते हैं तो आपकी जो भी हॉबीज है, अगर आपकी रीडिंग हॉबीज है तो आपको मोटिवेशनल पोइम्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं। और जैसे मेरी हॉबी है मूवी देखना, तो मैं उस हिसाब से कोई स्पोर्ट्स मूवी लगा दी मोटिवेशनल, तो वो देख के मोटिवेशन ले लिया। या जैसे मैंने बताया है, किसी के पासिंग आउट परेड देख ली या उस टाइप का, तो उससे वो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको लेते रहना पड़ेगा। और बाकी एक इनर मोटिवेशन भी होगा, उसको भी फ्यूल आपको करते रहना पड़ेगा कि ठीक है मुझे कंटिन्यू करना है, लग रहा है टाइम, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक करना है, जब तक अटेम्प्ट्स हैं, एज है, मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ है वो कर रहे हैं, मेरा जो टाइमलाइन है उनसे डिफरेंट है, और उसके रिजल्ट्स भी जो होंगे उनसे अलग होंगे। सो आई थिंक ये सोच के हमें आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए, एंड डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके लिए। यस। सो आई थिंक उस फ्रंट पे भी वर्क ओके। करना चाहिए। यस सर। सर अभी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, तो सर लेट्स टॉक अबाउट दैट। और सर होता क्या है कि वर्किंग प्रोफेशनल के जो टाइमिंग्स रहती है सर वो मैच नहीं कर पाती है प्रिपरेशन की उससे। तो सर और डेफिनेटली। बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइफ वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं रहते हैं अपनी जॉब से। उनको सर कहीं ना कहीं सीएससी का थोड़ा प्यार तो लग ही जाता है। यस सर तो सर डेफिनेटली।
कैसे पॉसिबल कर सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स कि ये अपना यूपीएससी सीएसई हो या सीएपीएफ क्रैक कर सके? क्या ये पॉसिबल है भी या बस सर ऐसे ही है? नहीं, आई गेस इससे तो थोड़ा बहुत अभी मुझे भी पता चल रहा है। अभी मैं भी जॉब में चला गया हूँ, मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन हाँ करने सर। का। तो डेफिनेटली हाँ, एक चीज तो वो है। पर आई थिंक अगर हम पास्ट में एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, चाहे वो सीएपीएफ में हो चाहे सीएसईज में हो, तो वो पहले जॉब में थे, उन्होंने जॉब के साथ रहते रहते काम किया। सो आई थिंक अगेन आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। टाइम निकालना पड़ेगा आपको। जैसे आप अगर रात में 8 बजे भी आ रहे हैं, तो अगर आप रात के 2 घंटे भी कहीं से निकाल लेते हैं, सो आई थिंक आपको बीच बीच में मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑफिस टाइम्स में आपको प्रिपरेशन करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। पर आई गेस आज अगर आप जैसे मैं बता रहा था, फोन है, तो अगर आपने पीडीएफ अपने फोन में रखा है, वहां से पढ़ सकते हैं आप। और या तो लैपटॉप सबके पास रहते हैं आजकल, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप दिन में अगर आप 2 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो आई थिंक उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और आप वर्क कर रहे हैं तो एक चीज है कि आपका दिमाग चल रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है, हाँ सर। शार्प, आपका दिमाग शार्प है। जैसे मैं अगर 5 साल घर में बैठा हूं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे आसपास की नॉलेज नहीं है, मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा है आसपास में क्या हो रहा है। सो आई थिंक उसके रिस्पेक्ट में एक ये एडवांटेज रहती है वर्किंग प्रोफेशनल्स को कि भाई हाँ ठीक है, उनका दिमाग हमेशा काम कर रहा है, अलर्ट है, इजी गोइंग नहीं है जैसे जो लोग घर में रहते हैं उनके कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली उनको भी एक इस टाइप का एडवांटेज मिल सकता है। और अगर वो थोड़ा भी अगर टाइम दे, अराउंड 2 से 3 घंटे भी अगर वो पढ़े दे पा रहे हैं, या तो 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम, या 1 घंटा मॉर्निंग में, 3 घंटे शाम में, सो आई थिंक अगर 3 से 4 घंटे भी वो दे रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली वो क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है। ओके सर। सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर दी एस्पिरेंट्स डूइंग रॉन्ग? सर क्योंकि हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में वो घुस रहे हैं और शायद से वहाँ कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो सर इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखी है अपने एक्सपीरियंस है कि हाँ ये चीज़ गलत कर रहा है और शायद ये इसका सिलेक्शन ये चीज़ रोक रही है? तो सर व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन दिस? ओके, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें, एक तो सबसे पहली बात की मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेस की मल्टीप्लिसिटी मैंने भी ट्राई की है। इनफैक्ट जब मैंने 2018 में प्रिपरेशन चालू की थी कि भाई ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, एक बार आप मार्केट गए, वहां पे इतनी सारी बुक्स दिखी, अच्छा चलो ये बुक भी खरीद लेते हैं। पढ़ेंगे आप कुछ नहीं, मेरे पास अभी रखी हुई है, धूल खा रही है, खोला तक नहीं है मैंने। तो पढ़ेंगे आप वही जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे। अब कोई कुछ कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं वो लक्ष्मीकांत के साथ वो डीडी बसु भी ले आते हैं, हाँ सर। सुभाष कश्यप भी ले आते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना, और उसकी जरूरत भी नहीं है। खैर, तो वही एक हो जाता है कि आप बहुत सारे, तो सोर्सेस हमेशा एक मैक्सिमम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा, और 2 भी किसी किसी चीज में होने चाहिए और सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी के लिए देखें तो एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। कुछ टॉपिक्स के लिए बोलते हैं कि जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हैं, पर ओनली फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। वैसे ही हिस्ट्री के लिए, एक हिस्ट्री में हमेशा ये डिबेट रहती है ओल्ड वर्सेस न्यू। मैंने दोनों पढ़ के देखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं लगा मुझे। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि ओल्ड में जो है वो एक टाइमलाइन वाइज दिया हुआ है, एंड न्यू वाले में थीम्स के हिसाब से दिया हुआ है। सो आई गेस मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको पढ़नी है तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है उसमें, बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। एंड फिर भी मेरा अगर सजेशन अगर एक पढ़ने का है तो मैं बोलूंगा आप नई वाली पढ़िए, थीम्स वाली पढ़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आ रहे हैं। सो मेरा ये सजेशन होगा उनको। और उसके बाद फिर ज्योग्राफी के लिए तो न्यू एनसीईआरटीज ही आपको पढ़नी चाहिए। सो आई थिंक ये आप कर सकते हैं कि कंफ्यूजन अपना जितना डिक्लटर कर सकते हैं अपने आप को, कि भाई इतने सारे, एक तो पहले आप इतने सारे आपने बुक्स खरीद लिए सोर्सेस, आपको उसमें से पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तीनों पढ़ूं कैसे पढ़ूं। फिर एक होता है, एक चीज होती है कि अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट करना चाहते हैं कि भाई हर चीज एकदम परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, वो नहीं होगा। आपका सिलेबस पूरा कभी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज कोई डेफिनेशन नहीं है, कहीं डिफाइंड नहीं है सिलेबस की इतना से इतना ही सिलेबस में। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का एग्जांपल दूं, यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे हुए, आईसीसी वर्ल्ड T20 रैंकिंग्स के क्वेश्चन पूछे हुए। अब वो कोई प्रिपेयर नहीं करता, वो सब छोड़ के आते हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं पढ़ता। एंड सीएपीएफ में तो पूछती भी है वो, यूपीएससी में भले से ये नया पैटर्न होगा, बस पर सीएपीएफ में स्पोर्ट्स उन्होंने पूछा हुआ है पहले भी। सो आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने होंगे डेफिनेटली। आप 100 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, आपको पता रहना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं कर सकते प्रिपरेशन। अब क्योंकि किसी एक ऑब्सक्योर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब आप उसके ऊपर पीएचडी नहीं करेंगे, बिकॉज आपको जो सोर्सेस पता है कि भाई इनसे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप वहां ध्यान दीजिए। बिकॉज यूपीएससी यही करती है कि जहां आपको उतना मार्जिन वो देगी पास करने का। जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, तो आप वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वो अब फिर मार्क्स फेच करने के लिए आपको उसके किसी ऑब्सक्योर क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो श्योर शॉट आ रहा है पहले आप उसको प्रिपेयर करिए, फिर आप जहां तहां अगर आपको जाना है तो आप जाइए, वरना उन टॉपिक्स के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज श्योर शॉट टॉपिक से भी आपके इनफ मार्क्स बन सकते हैं कि जो आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे। सो आई थिंक ये एक वो गलती करते हैं कि अगर किसी एक टॉपिक से पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट से ही पूछ लिया अगर, तो अब ये नहीं हो जाएगा कि अब मैं क्रिकेट की ही रोज 2 घंटे बैठ के न्यूज पढ़ रहा हूँ या ताकि वहां से मेरे को एक क्वेश्चन आ जाए। एक बार पूछ लिया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार पूछेगा, इस बार क्रिकेट से पूछा, हो सकता है अगले बार हॉकी से पूछ ले। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उसमें मुझे डिटेल में आना है, पर मैं ये शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ कि पॉलिटी से वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो वो पूछेगा, वो कॉन्सेप्ट पूछेगा। हिस्ट्री के कुछ कुछ एरियाज है जहाँ से हमेशा पूछता है तो वो पूछेगा। हिस्ट्री में भी आजकल यूपीएससी ये गेम खेल रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बीच में डाल देगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहेंगे और 2 क्वेश्चंस उसमें से ऐसे टॉपिक से डाल देंगे जो किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाले। अब उन 2 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप बाकी टाइम में जो बाकी चीजें पढ़ सकते थे, अब वो उन 2 ऑब्सक्योर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी जो 10 में 7 क्वेश्चन है इजी, आप उन पे फोकस करिए, वो एरियाज में फोकस करिए। तो ये एक चीज है कि आई थिंक एस्पिरेंट्स को फोकस करनी चाहिए कि 1-2 क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने इधर उधर से पूछे हैं तो उधर उधर नहीं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सोर्सेस को लिमिट करिए और जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें पूछ रही है पहले उन पे काम करिए आप। उसके अगर जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप ऑब्सक्योर टॉपिक्स पे जाइए। सो यही कहना है कि एकदम सिंप्लीफाइड रखिए अपनी उसको अप्रोच, जो है जो भी स्ट्रेटेजी है, ज्यादा मत सोचिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। होगा बहुत बार आपके मॉक्स देंगे, मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे आपके, मेरे साथ भी हुआ है, पर जरूरी नहीं कि अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो आपके मेन एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो मेरा यही कहना है कि नर्वस मत होइए, इजी रखिए, इजी गोइंग थोड़े रहिए, मतलब थोड़ा इजी गोइंग रह के थोड़ा अपना दिमाग शांत करके डिक्लटर करिए, सिंप्लीफाई करिए चीजों को, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करिए और फिर उस अप्रोच में बढ़िए। ओके सर। सर आपने अभी मॉक्स के बारे में बोला, तो सर सीएपीएफ के हिसाब से या हम दोनों की बात करते हैं, सीएससी के हिसाब से टेस्ट सीरीज कौन सी सर अभी परफेक्ट है आपके हिसाब से? सीएपीएफ के लिए तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी ही नहीं, मैं जो भी दे रहा था सीएससी के लिए ही दे रहा था, तो सीएपीएफ पे आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सी ऐसी मॉक टेस्ट है। सो आई थिंक बेस्ट सोर्स मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से, अगेन आई थिंक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वही सबसे बेस्ट सोर्स रहेंगे। इनफैक्ट सीएससी के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी कोचिंग के किसी के भी हैं कि जो वो मतलब कि कॉपी कर सके उसको यूपीएससी को, बिकॉज यूपीएससी का पैटर्न ही बहुत चेंज हो रहा है, बहुत डायनामिक हो गया है। और इनफैक्ट यूपीएससी यही चाह रहा है कि एकदम कोचिंग के वे में आप ना चलें, आप एकदम उसके हिसाब से ना चलें। हालांकि आप मॉक्स दीजिए, मॉक्स देने से ये होगा कि जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं और उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अगर आप टैकल कर पा रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। हालांकि मॉक्स के स्कोर को आप ज्यादा दिल में मत लीजिए, चाहे आपका ज्यादा आ रहा है चाहे कम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वही बात है कि उस 2 घंटे में जो आप वहां करके आ रहे हैं उस टाइम में वही मैटर करता है। सो मैं यही बोलूंगा कि मॉक्स आप दीजिए, तो मॉक्स आप इस माइंडसेट से मत दीजिए कि भाई मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। इस माइंडसेट से दीजिए कि भाई ये टॉपिक मैंने पढ़ा है और उस मॉक में ये टॉपिक था, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो नॉलेज गेन के उससे देखिए। और मॉक्स में बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे एब्सर्ड टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो वो दे देते हैं, तो उन पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपके साथ जो बैठे हैं उनको भी नहीं आ रहा वो। सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के जो नॉर्मल टॉपिक से क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आते थे, वो आप पढ़िए, उनको देखिए। सो मॉक्स जब भी आप बना रहे हैं आपका मार्क्स हाई स्कोर करना एम नहीं होना चाहिए। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उतनी कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपको मेनली टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, तो जब भी मॉक्स दें तो आप टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ओके सर, जब एग्जाम आने वाला होता है तो सर उसके 1 मंथ पहले या 20-10 दिन पहले सर इतना सारा सिलेबस लेके उसको रिटेन करना दिमाग में सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रिवीजन का जो पार्ट है सर वो भी थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है क्योंकि सर सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो सर उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको, अब देखिए आप साल भर आपने पढ़ाई की है, सेम ही चीज को 1-2 बार पढ़ा होगा। जब रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक एक्टिव लर्निंग के फेज में जाइए और उस टाइम आप पैसिव रीडिंग करने की बजाय टॉपिक्स को खोलिए, पेज देखते रहिए, अच्छा इस पेज पे ये है, अपने दिमाग में सोचिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का अगर कोई चैप्टर खुला हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ही खुला हुआ है, आपका ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खुली हुई है, तो उसमें जितने भी एक्ट्स हैं
आप खोल के रखिए अपने सामने, पर अपने दिमाग में आप वो करते रहिए कि हाँ भाई ये वाले एक्ट में ये चीज है, बस ग्लांस करिए, ग्लांस थ्रू करिए चीजों को, क्योंकि वो फिर आप उस टाइम में आप डिटेल रीडिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ सर। सो ये एक चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब आपने प्रीवियसली 2-3 बार चीजों को पढ़ रखा होगा। सो आई थिंक आपको रिविजन तो पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, और आपको चीजें रिपीट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ लिया, अब ऐसा नहीं है कि भाई एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया तो अब मैं डायरेक्ट उसका एग्जाम से पहले रिवीजन करूंगा, फिर आपको कुछ दिन में वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको ऐसे 2-3 बार रीडिंग करनी ही पड़ेगी। आई नो कि ये और यही डिफिकल्ट पार्ट है इस प्रोसेस का, चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे सीएससी हो, कि रिपीट करनी पड़ेगी, तो बोरिंग हो जाती है वो चीजें, और बोरिंग चीजें करना किसी को फिर अच्छा नहीं लगता है कि सेम चीज में क्यों बार बार पढ़ूं। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी नई चीज निकल के आएगी। लास्ट में आप ग्लांस थ्रू करेंगे, एंड एग्जाम में भी अगर आप कुछ याद कर रहे होंगे तो आप जब रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ठीक है ये वाले पेज नंबर के ये वाले पैराग्राफ के नीचे में ये चीज दी हुई थी, तो आप वो विजुअलाइज भी वो कर पाएंगे अगर आप जल्दी, अगर आपने 2-3 बार वो चीज पढ़ी हुई होगी तो। सो आई थिंक रिवीजन के लिए वही करना चाहिए। और रिवीजन के टाइम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े में और जो आपको पता है कि ठीक है ये तो मैं इसमें अच्छे से मुझे पूरा ही पता है, तो उनमें आप ज्यादा टाइम ना दीजिए। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ठीक है डाउटफुल हो सकते हैं, उनमें आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अपना अटेंशन बांटना होगा कि भाई किन टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को अच्छे से नहीं पता है, तो उन पे मैं ज्यादा टाइम अभी दे देता हूँ, और जो मेरे को शॉर्ट अच्छे से पता है उन पे चलो मैं अगर नहीं भी देख के जाता हूँ तो वो मुझे याद है। तो आपको उस हिसाब से, फिर आपके हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से वो टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे कि ये टॉपिक्स हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप एक पेज लेके सब्जेक्ट वाइज आप एक नोट कर सकते हैं। अगर आपको 1 मंथ पहले वो लग रहा है, आप अपना टॉपिक्स रखिए कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये मेरे को एक बार लास्ट में देखना है, तो एक लिख के रख लेंगे आप, दीवार पे वो चिपका लीजिए कि ठीक है ये टॉपिक्स है जो मुझे लास्ट मोमेंट पे एक और बार देखने हैं। तो फिर वो आप देख के जाइए, तो एक देख के जाएंगे तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये मैं देख के आया हूँ, ये मैं पढ़ के आया हूँ। तो आप ये कर सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। Okay, sir, let's get back to CAPF. And sir, what was Okay. your preference list, sir? ओके मेरे प्रेफरेंस तो जैसे ही सबकी रहती है, सीआईएसएफ थी सबसे पहले। चलिए मैं रीजंस भी साथ साथ बताते आता हूँ आपको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीआईएसएफ की तो ऑब्वियसली बात है, हाँ भाई मेट्रो लाइफ है आपके पास, फैमिली के साथ रह सकते हैं, वही जो मतलब जो कॉमन परसेप्शंस होते हैं, मेरे भी प्रेफरेंसेस उसी पे बेस्ड थे, ये हो गया। अगेन उसके बाद मेरा आईटीबीपी था। यूजुअली एसएसबी लोग करते हैं प्रेफर, पर मेरा आईटीबीपी था। रीजंस वही था कि मुझे पहाड़ों में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वही सोच के भरा था आईटीबीपी को कि चलो भाई मसूरी हो गया या और ऊपर हो गया, वहां कहीं रहने मिलेगा या उस टाइप का वो होगा वर्क एनवायरनमेंट, तो इसलिए सेकंड पे मेरा आईटीबीपी था। थर्ड पे मेरा सीआरपीएफ था, हालांकि सीआरपीएफ यूजुअली नीचे आता है, और तो थर्ड पे मैंने रखा था कि चलो भाई ठीक है सीआरपीएफ भी अच्छी फोर्स है, लार्जेस्ट अगर पैरामिलिट्री फोर्स है, और सीआरपीएफ न्यूज में बहुत रहती है, तो ये मुझे चीज अच्छी लगती है कि भाई कुछ भी हो रहा हो तो भाई सीआरपीएफ वहां रहेगी, दंगा हो रहा हो सीआरपीएफ है, इलेक्शन ड्यूटी हो सीआरपीएफ है, कुछ भी हो तो सीआरपीएफ वहां है। सो इसलिए सीआरपीएफ रखा था। उसके बाद फिर बीएसएफ, उसके बाद मेरी प्रेफरेंस थी, क्योंकि बीएसएफ का भी वही कि इनके बारे में नॉलेज ज्यादा है और लोगों को भी इनके बारे में ज्यादा पता है। बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एंड लास्ट में मेरा था एसएसबी। हालांकि जैसे मैं झारखंड से आता हूँ तो उधर बिहार, यूपी, झारखंड में एसएसबी की प्रेजेंस ज्यादा है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार इन जगह में तो मैं ऑलरेडी रह के आया हूँ, तो अब यहाँ दोबारा वहीं रहना फिर तो कोई वो नहीं है। हालांकि एसएसबी को मुझे ऊपर रखना चाहिए था, बट फिर इसीलिए मैंने एसएसबी को फिर मैंने लास्ट में रखा था। तो ये मेरी प्रेफरेंस थी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी। Okay, that's great, sir. Okay, sir, let's talk about your medical experience. क्योंकि सर एस्पिरेंट्स जो रहते हैं सर, उनको ना एग्जाम देने से पहले ही उनको ये परसेप्शन रहता है कि यार मेडिकल का डर रहता है। मेडिकल का थोड़ा डर रहता है, मैं मेडिकली हूँ ही अनफिट, मैं डिक्लेयर कर चुके हूँ खुद को दिमाग में, पर भले वो सर वहां जाके केस कुछ और हो जाए। तो सर हाउ वाज योर मेडिकल एक्सपीरियंस? क्या सर इतना रिगरस रहता है जैसा ये लोग सोचते हैं? नहीं, मुझे खुद को डर लग रहा था। एक रात पहले मुझे रात भर नींद नहीं आई कि भाई क्या मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा, मैं अनफिट हूँ, मेरे आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, कुछ हो जाएगा, कुछ ब्लड टेस्ट में कुछ निकल गया तो, हालांकि वो माइंड में हमेशा रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आपको वो कर दिया जाएगा। तो मेडिकली प्रोसेस अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू सीडीएस हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, उसके कंपेरिजन में बहुत लीनियंट था, बहुत ही ईजी था। इनफैक्ट आईटीबीपी नोएडा मेरा पड़ा था, ग्रेटर नोएडा सेंटर। तो वहां पे हमें फर्स्ट दिन ही जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे मेडिकल के, जो बोर्ड के हेड थे, वो पहले ही दिन आए, उन्होंने हमें एड्रेस किया और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डरने की बात नहीं है, हम बहुत लीनियंट है, अगर किसी को कोई भी मेजर इशू नहीं है तो हम पास कर देंगे, छोटे मोटे जो होते हैं इशूज उनके लिए हम सिलेक्शन नहीं रोकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपकी मेरिट के ऊपर है कि आप रिटर्न में आपने कैसा किया है, इंटरव्यू में आप कैसा करेंगे उसके ऊपर। तो पहले दिन ही ये बोल के उन्होंने हमारा डर सारा दूर कर दिया था। हालांकि मेडिकल प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, बिकॉज पहले ही दिन हमारे जो
आई वाली डॉक्टर थी, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो पहले ही दिन हमारे साथ ये हो गया, तो वो जा चुकी थी। अब फिर हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने कहा कि अच्छा आप तो या तो नए आई स्पेशलिस्ट आएंगे या फिर आपका पोस्टपोन हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिन हम रोज आते रहे और बाकी टेस्ट कंप्लीट हो गए, आई टेस्ट बाकी था। उसके बाद फिर कोविड का आई थिंक पीक चालू हो गया था, वो सेकेंड वेव का, तो सब चीजें बंद हो गई थी, यूपी में लॉकडाउन लग गया था। तो फिर हमारा मेडिकल ही पूरा पोस्टपोन हो गया था। एंड अगेन फिर उसके 3 महीने बाद जब मेडिकल चालू हुआ और हम दोबारा गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो टेस्ट हो चुके थे वो दोबारा होंगे, बिकॉज 3 मंथ्स का टाइम निकल गया है, तो अगर 3 मंथ से ऊपर हो जाते हैं तो टेस्ट दोबारा होते हैं। सो अगेन फिर हमारा 3 दिन और लगा, फिर उस टाइम फिर हमारा एक्सरे हुआ और बाकी सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर आंखों का चेकअप हुआ। सो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चला गया था, हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इनफैक्ट हमने रिक्रूटमेंट के जो हेड होते हैं उनको मेल तक भेज दिया था कि यार ये आपका प्रोसेस है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपके पास अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप बताइए क्या करना है, या तो हम रहें या तो हम रोज आ रहे हैं इतनी दूर से। तो हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। हालांकि फिर वही हम रोज आके बैठे रहते थे, आज हो जाएगा आज हो जाएगा, पर वो होता ही नहीं था। तो वो भी एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था लेने के लिए। ओके सर, आपने बताया कि इजी है, मतलब उतना रिग्रेस नहीं है, बट सर कुछ ना डेफिनेटली। कुछ तो रेशियो होगा कि हाँ कुछ लोग वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सर किस पैरामीटर पे रिजेक्ट हुए थे, इफ यू कुड प्लीज टेल अस अबाउट अच्छा, दैट। यस, जैसे हमारे इसमें अगर देखा जाए तो हम, मेरे साथ 17 लोग थे मुझे इंक्लूड करके। तो 17 में से एक को तो उन्होंने रीमेडिकल इसलिए दिया था क्योंकि उसने लेसिक करवाई हुई थी, और लेसिक चेक करने का जो मशीनरी होती है वो उस टाइम हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी। तो उनका सीधा सा ये कहना था कि हम चेकअप नहीं कर रहे हैं, आप रीमेडिकल में आना, अपने सर्टिफिकेट्स लेके आना और आपका लेसिक वहीं चेक होगा। तो लेसिक वाले के लिए ऑटोमेटिकली रीमेडिकल मिल रहा था हमारे यहाँ। तो वो रीजन था, बाकी समय वो ठीक था। और आई थिंक हम, हमारे से दूसरे बैच का एक था, तो उसको ओवरवेट के लिए दिया गया था, उसका बहुत ज्यादा वेट था, वो वेट लूज करके भी आया था, लेकिन फिर भी उसका रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा था। तो ओवरवेट के लिए मैंने देखा है, लेसिक के लिए देखा है। और एक और एस्पिरेंट थे हमारे ग्रुप में, उनको मिला था, उनका हेमोग्लोबिन जो था वो कम था ब्लड टेस्ट में। 3 महीने पहले जब उनका हुआ था चेकअप तो भी कम था, और 3 महीने बाद भी हुआ था तो भी कम था। तो इसलिए फिर उनको, मतलब ऐसे मजाक में जो हमारे वो कमांडिंग ऑफिसर थे वो बोल भी रहे थे, तुम क्या खा पी के नहीं आते हो क्या, तुमको पहले भी बोला था खा पी के आना, फ्रूट्स खा के आते, थोड़ा हेमोग्लोबिन ऊपर रहता। मतलब वो अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है वो ट्राई करते हैं कि आपको पास कर दें। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो ही आपको वो रोका जाता है, अदरवाइज यू आर डिक्लेयर्ड फिट। तो माइनर अगर कुछ आपके हैं इश्यूज तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो गुड न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स सर एक्चुअली। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई थिंक सीडीएस के कंपैरिजन में तो इट्स अ केक वॉक बेसिकली। Okay, very good. That's great, sir. Okay, sir, let's talk about interview now. क्योंकि सर ओके। सबका एक ड्रीम होता है सर, जो एस्पिरेंट नहीं भी है ना सर, वो भी आजकल यूपीएससी के मॉक्स देख रहा है, कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग डेफिनेटली। इंस्टीट्यूट्स के। अब यस वो सर उसमें डेफिनेटली। कमेंट्स भी देखता हूँ मैं कि हाँ यार ऐसा वैसा जो भी। तो सर सबका थोड़ा बहुत ना एक ड्रीम रहता है कि यार यूपीएससी का जो पैनल है उसको एक ना एक बार फेस करना है। तो सर आपने तो फेस किया डेफिनेटली। हुआ है। तो सर यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंसेस, और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्या आंसर्स एक्चुअली में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, और इफ देयर आर एनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर इंटरव्यू तो सर दैट वुड बी डेफिनेटली। ग्रेट यू शेयर विद अस। डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं खुद भी देखता हूँ वो सारे वीडियोस, और मुझे भी देख के, मतलब पहले मैं देखता था तो मुझे भी ये होता था कि अरे भाई ये ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे पूछ रहे हैं, रियल इंटरव्यू में भी ऐसे ही पूछते होंगे, तो हाँ बहुत एक सर। डर सा लगता था। मतलब देख देख के ही आपको, मतलब वो डर लगने लगता था कि कैसे कैसा हो रहा है। सो इनफैक्ट अच्छा था, मतलब जब मेडिकल क्लियर हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई वो पैनल के सामने जाने का मौका मिलेगा, वो जो यूपीएससी लिखा हुआ है वहां पे फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, थोड़ा शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। सो एक तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे। उसके बाद फिर इंटरव्यू से पहले इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कुछ मॉक्स कहीं दे पाऊं, फिर पर मैंने कोई मॉक्स दिए नहीं थे इनफैक्ट, क्योंकि मुझे कोई ढंग का लगा नहीं था, और फिर जो फीडबैक भी मुझे मिला था एक दो, तो उतना अच्छा नहीं मिला था। सो आई स्किप्ड मॉक्स, तो मुझे उसका भी एक डर लग रहा था कि यार मैंने मॉक्स दिए नहीं है, कुछ कैसा होगा क्या होगा। सो मैं वहां सुबह पहुंचा, और इनफैक्ट हुआ ये कि मेरे जूते का सोल एक्चुअली वहां जाके निकल गया। सो मतलब मैं अपनी गाड़ी से उतरा, अंदर गया, और अंदर जाके वो सोल धीरे धीरे निकलने लगा। तो इनफैक्ट मेरे साथ ही एक थे, उनसे मेरी मुलाकात आई थिंक बिल्डिंग के बाहर ही हुई थी उस दिन। सो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने अपना शू मेरे साथ शेयर किया। वो पहले, उनका मुझसे पहले था इंटरव्यू, वो देख के दोबारा रूम में आए, उन्होंने अपना शू दिया, फिर वो शू पहन के मैं अंदर गया। सो अंदर जाने के बाद भी, पहले तो बाहर थे हम, बाहर से अंदर गए, पूरा चेक हुआ, फिर हमें ग्लव्स दिए गए, मास्क दिए गए, फेस शील्ड दी गई।
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, एक लाइन में वो बैठा देते हैं और आपको बता देते हैं E1 E2 E3 जो भी आपका बोर्ड नंबर होगा। उसके बाद फिर बारी बारी से जाते हैं, तो एक वहां पे ऑफिशियल रहते हैं, वो आते हैं बुलाने। तो मेरे पास आए, मैं 3rd नंबर पे था अपने उस दिन के लिए। फिर वो मुझे अंदर लेके गए, तो जाते जाते ही आप उनसे पूछेंगे कि बोर्ड कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि आपका चौबे सर का बोर्ड है। तो चौबे सर का, तो जहां तक मैंने उनके 1-2 वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे, तो मुझे देख के तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि चलो ठीक है, चौबे सर तो बड़ा स्माइल करते रहते हैं हमेशा। तो फिर मैंने शूज चेंज किए, मैं गया ऊपर, थोड़ी देर बाहर बैठा रहा। और उस टाइम आई थिंक नर्वसनेस सबसे पीक पे रहती है, जब आपसे पहले वाला अंदर रूम में है और आप बाहर चेयर पे बैठे हुए हैं। उस टाइम में सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर वो बेल बजती है, वो कैंडिडेट बाहर जाता है, फिर बेल बजती है, फिर वो जो आप ऑफिशियल रहते हैं वो दरवाजा खोल देते हैं। एंड उसके बाद जब आप अंदर देखते हैं, बस उसके बाद से फिर मतलब आपको लगेगा कि टाइम रुक गया। उसके बाद से आपको टाइम का कोई पता नहीं चलेगा कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है अंदर। आप ब्लैंक हो गए पूरा, आपका पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ है। मैं अंदर घुसा तो एक सर्कुलर टेबल सी थी, उस टेबल के अंदर घुस के एक चेयर लगा के रखी थी उन्होंने। तो वहां जाके मैं बैठा, चौबे सर मेरे सामने बैठे हुए थे। मतलब पहले नहीं बैठा, पहले मैं उनसे वही मे आई कम इन किया, परमिशन ली बैठने की, उन्होंने बोला बैठो, सबको विश किया। उनके अलावा 3 लोग और थे, टोटल 4 ही लोग थे मेरे साथ बैठे हुए। तो बैठा, फिर उन्होंने मुझसे पूछना चालू किया। बायोडाटा फॉर्म उनके सामने था मेरा। तो फिर उन्होंने देखा, तो एक मेरे स्कूल की स्पेलिंग थोड़ी सी ऑड सी है, तो उन्होंने मेरे से स्कूल मेरा वो कंफर्म किया। फिर वो पूछा कि आपकी स्कूल का ये नाम का मतलब क्या होता है। सो मैंने वो बताया उन्हें। उनके बाद फिर वो कहते हैं, उन्होंने पहले जाते के साथ ये कह दिया कि वी आर वेरी गुड पीपल, आपको कुछ भी पूछना है, बीच में डाउट हो रही है, आप पूछ लीजिए। और अपना मास्क, आप अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं, फेस शील्ड, मास्क सब खोल के साइड में रख दीजिए। सो मैंने सब खोल के साइड में रख दिया, फेस पूरा मेरा विजिबल था उनके सामने। फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि ठीक है, आप अपना थोड़ा बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन दिया, और इनफैक्ट मैंने जॉब मेंशन नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम डेफ जब मैंने भरा था तब मेरी जॉब स्टार्ट नहीं हुई थी हालांकि। लेकिन यहाँ पे जाके फिर मैंने बोल दिया कि एंड रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड एज GST इंस्पेक्टर। तो चौबे सर कहते हैं, अच्छा एक लड्डू तो तुम्हारे हाथ में है ही, पहले दूसरा लेने तुम यहाँ एक और बार आ गए हो। सो वही थोड़ा लाइट एटमोसफेयर उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। इनफैक्ट ये बोल के फिर आई गेस मुझे थोड़ा GST के ऊपर प्रिपेयर करके आना चाहिए था, क्योंकि उनका क्वेश्चन भी फिर GST से उन्होंने पहला क्वेश्चन कर दिया, और उसी पे मैं थोड़ा फंबल हो गया। जो भी उन्होंने वो स्टेट्स और सेंटर का जो GST का वो टसल चल रहा है, उससे वो रिगार्डिंग था वो क्वेश्चन। तो उसी में मैं थोड़ा फंस सा गया, एंड मैंने वहां पे थोड़ा लंबा पॉज ले लिया। तो उस टाइम मुझे लगा, आई थिंक उस टाइम मुझे फील हुआ कि मेरा इंटरव्यू बेकार चला गया, अब यहाँ से सिलेक्शन नहीं होना। फिर भी मैंने थोड़ा अपने आप को वो कंपोज किया दोबारा। फिर मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे इसका जवाब नहीं पता है। देन उसके बाद फिर 1-2 चीजें उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने बेटन पास कर दिया नेक्स्ट मेंबर को। और नेक्स्ट मेंबर, बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहे। फॉर एग्जांपल दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में मुझसे पूछा गया, फिर फार्मर्स ट्रबल क्यों बर्न कर रहे हैं, क्या रीजन है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो डिस्कशन हुआ। तो पहले मेंबर ने तो जितना टाइम था इसी पे ले लिया। फिर सेकंड मेंबर के बारे में आई बारी, तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, आपने वेस्ट बंगाल से अपनी एजुकेशन की है, तो वेस्ट बंगाल के कुछ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बताइए। ये अगेन बहुत ही प्रेडिक्टेबल था क्वेश्चन। तो उन्होंने मेरे साथ इस बात पे डिस्कशन की। और एक और बात पे की कि मैं, जैसे मेरा होम टाउन झारखंड में है, सो झारखंड से हमेशा एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। सो माइग्रेशन पे वो डिस्कशन हुआ कि माइग्रेशन वाले जो बाहर जाते हैं उनके साथ जो वायलेंस होता है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। सो उस पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर जो डिस्कशन मेरा चला गया मेरी हॉबी के ऊपर, मूवी वॉचिंग मेरी हॉबी थी। सो वही मूवी और OTT वेब सीरीज और मूवी के बीच का उन्होंने मुझसे वही पूछा था कि आजकल मूवीज जो है क्या आगे चल के पॉपुलर रहेंगी, बिकॉज वेब सीरीज भी आ गए हैं। सो उनसे मेरी इस बात पे वो डिस्कशन हुई, इन 2 चीजों पे। फिर जो लास्ट मेंबर थे उन्होंने फिर मुझसे पूछा, आपने नॉर्थ कैंपस से स्टडी की है, तो आप एक काम करिए, मुझे बताइए कि नॉर्थ कैंपस में कितने कॉलेजेस हैं दिल्ली में। तो फिर वो मैंने एक रफ आइडिया दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अब यहाँ मुझे लगा ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। सो आई गेस मैंने बोल दिया कि सर मैंने तो हंसराज कॉलेज से पढ़ा है, सो 3 साल मेरे बहुत अच्छे गए हैं, तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। तो चौबे सर बैठे थे, चौबे सर ने कहा यूजुअली जो है ये सेंट स्टीफेंस जो है वो बेस्ट को कंसिडर किया जाता है DU में। सो उन्होंने, चौबे सर ने मुझे ये बोला कि अच्छा आपको नहीं लगता कि हमारे में से कोई सेंट स्टीफन से हो सकता है, और उसको ये लग रहा होगा कि अच्छा यार तुमने मेरे कॉलेज को तो पीछे कर दिया अपने कॉलेज को आगे बता के। एंड इनफैक्ट घर आके मैंने चेक किया तो चौबे सर खुद स्टीफेंस के एलुमनाई थे। सो वो देख के मुझे थोड़ा वो लगा। उसके बाद फिर अगेन फिर बस यहाँ तक मुझसे पूछा। सो मुझे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ये फील आ रही थी कि नहीं, मेरा इंटरव्यू बहुत ही सिंपल हो गया है,
खाली जो मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पूछा, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पूछ रहे थे उनसे। सो मुझे लगा यार बहुत ही प्रेडिक्टेबल चला गया और बहुत ही सिंपल चला गया। सो आई गेस मुझ में शायद पैनल इंटरेस्टेड नहीं है। सो और बहुत जल्दी खत्म हो रहा है इंटरव्यू, तो इतने में चौबे सर ने पूछ लिया, ओके इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। सो मैंने फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा तो टाइम और लेते हैं बोर्ड का, तो मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में बोल दिया कि ओके सर आई कैन टेल व्हाई आई वांट टू जॉइन सीआईएसएफ। मतलब सीआईएसएफ मैंने बोल ही दिया कि व्हाई माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीआईएसएफ। तो फिर चौबे सर बोलने लगे, अच्छा आपको नहीं लगता कि हमारे पैनल में से कोई किसी और सीएपीएफ से हो सकता है? तो मतलब आपने दो लोगों को तो ऐसे ही ऑफेंड कर दिया है, एक तो सेंट स्टीफन वाले को और एक किसी और सीएपीएफ वाले को, सीआईएसएफ अपने फर्स्ट बोल के। और ये बोल के फिर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। सो मैंने भी बोला नो सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बाकी भी अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगा। तो वो फिर सर ने वही बोला कि ओके आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग यू मे से। फिर मैंने रीजंस बताया कि मेरे को सीआईएसएफ में क्यों था ये वो। उसके बाद बोला ओके योर इंटरव्यू इज ओवर। तो बाहर आ गया तो मैं बहुत ही मिक्स फीलिंग से, मुझे लगा था बिलो एवरेज मार्क्स रहेंगे, 70s वगैरह में कुछ रहेंगे। हालांकि फिर मार्क्स आए तो 96 मार्क्स देख के मुझे भी लगा कि चलो भाई इंटरव्यू ठीक ठाक ही चला गया था। और फिर तो इन हाइंडसाइट अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अच्छा गया होगा, बट उस टाइम जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा था कि बिलो एवरेज रहा इंटरव्यू और अराउंड 70-75 में होंगे मेरे मार्क्स। और फिर जब मैंने मार्क्स देखा तो मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे को चूज किया। सो बेसिकली आई थिंक अगर मैं पॉजिटिव्स लेके जाऊं तो मेरी पॉजिटिव ये रहेगा कि जो भी उन्होंने पूछा मैंने टू द पॉइंट आंसर्स किए थे, क्लैरिटी थी मेरे इसमें, सीधे सीधे आंसर किए थे। सो आई थिंक यही मेरा पॉजिटिव मैं देखता हूँ। हालांकि मैं एक दो क्वेश्चन पे फंबल हुआ, पर यूपीएससी बोर्ड का अच्छी बात ये है कि वो आपको कम बैक करने का मौका देंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन अगर गलत बता दिया तो बस आपका इंटरव्यू वहीं से खराब हो गया। तो यूपीएससी पैनल का ये चीज अच्छी है। दूसरी ये चीज अच्छी है कि वो आपको जज नहीं करते आपके बैकग्राउंड से। जैसे मैं खुद आया था तो मैं 5 साल की बेरोजगारी से होके आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इस बात पे ग्रिल नहीं किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो 5 साल से, तुम घर पे बैठे हो ये वो। सो उस टाइप की ग्रिलिंग, जैसे आप मॉक्स में अगर आपने देखा होगा तो किसी किसी मॉक्स में ग्रिलिंग होती है थोड़ी, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में 90% ऑफ टाइम ग्रिलिंग नहीं करते हैं वो लोग। कुछ कुछ पैनल्स हैं या कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, पर उसमें भी आपको अपना माइंड को काम रखना है और कामली अगर आप आंसर करेंगे तो वो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Okay, that was very great answer, sir. Okay, sir, we are now moving towards the final bout of the session, and I would like to ask it from you, like, what are your final words of suggestion and motivation for the upcoming aspirants, sir? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो आराम से देखिए, सबसे पहले जो आपको सोचना है, आपकी थिंकिंग जो है बहुत ही लेवल हेडेड रखनी पड़ेगी आपको। आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, या और आप अपने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सिंपल थिंकिंग रखिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए। कोई भी अगर इशू है तो उसमें अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व मत करिए, ऑब्जेक्टिवली वो चीज को, उस चीज को देखिए, चाहे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी हो रहे हो। बिकॉज देखिए डिमांड यही है यूपीएससी की कि जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे और कोई सर्विसेज हो, तो एक इंटेग्रिटी रहे उनकी, एक न्यूट्रलिटी रहे, एक लॉजिकल व्यू पॉइंट रहे सोचने का। और आई थिंक ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर्स में भी। जो जैसे आप पेपर 2 में देख रहे हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस उस टाइप के आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस अगर कंट्रोवर्शियल हैं तो आपके आंसर्स भी उसके हिसाब से कंट्रोवर्शियल होंगे। आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, अपने बायस वहां पे नहीं शो करने कि भाई मैं इस पार्टी के या इस आइडियोलॉजी के इसमें हूं। आपको हमेशा एक न्यूट्रल थिंकिंग रखनी है जहां तक हो सके। तो आई थिंक मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी इशू अगर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे न्यूज में पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर्स के भी जो एडिटोरियल कॉलम्स होते हैं तो उसमें एक व्यू पॉइंट होता है थिंकिंग का उनका। तो जरूरी नहीं है कि आप या तो उसके एकदम खिलाफ चले जाएं या एकदम उसी को पकड़ के बैठ जाएं। सो डेफिनेटली कोई भी अगर इशू आप पढ़ रहे हैं तो उसको दोनों एंगल से सोचें, हर चीज के चारों तरफ से सोच के, हर चीज को सोच के उसके ऊपर वो डिसीजन लें या वैसी बातें करें। अगर आप वैसे नहीं सोचेंगे तो आपको आंसर लिखने में भी फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते वो चीजें। आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में भी जाएंगे, वहां पे आप अगर आंसर्स करेंगे और ये सब इश्यूज वहां पूछे जाते हैं, सो अगर आपके दिमाग में क्यों जो चीज होगी तो इंटरव्यू में आपके सामने वही आएगी, बिकॉज आप थिंकिंग का टाइम कम होता है। सो आप अभी से अगर वैसी प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हर चीज जो है, हर इशू को चारों तरफ से सोचे, अपना बायस शो ना करें वहां पे, और बायस है भी तो ट्राई करें कि उस बायस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स क्या हैं उनको भी सुने। और आई थिंक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आई थिंक हर ऑफिसर के पास होनी चाहिए। सो आई थिंक मेरा सजेशन यही होगा। और बाकी मोटिवेशन बनाए रखें, टाइम लग रहा है अभी तो, आई थिंक कोविड आ गया है तो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, और अभी सीएपीएफ में भी थोड़े कोर्ट केसेस चल रहे हैं, थोड़े बहुत डिले है, वो रहता ही है, वो तो खैर थोड़ा बहुत आपको
सहना पड़ेगा। आई थिंक ये भी एक आपके लिए पेशेंस का टेस्ट है। आई थिंक पेशेंस बहुत जरूरी है। आई थिंक CAPF से अगर मैं एक चीज मैंने सीखी है तो पेशेंस बहुत सीखा है, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे अभी भी। आई थिंक बहुत पेशेंट है हम लोग, क्योंकि हमारा आई थिंक अभी टाइम लगेगा आने में थोड़ा। Yes. सो आई थिंक पेशेंस भी बहुत जरूरी है। सो आई थिंक पेशेंस रखिए और अच्छे से सोचिए हर इशू को, और बस अच्छे ऑफिसर के लाइन में रहिए और क्या, और बाकी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। डेफिनेटली यही मेरी सजेशन रहेगी उन सबसे, फ्यूचर एस्पिरेंट से। ओके सर, ओके। थैंक्स फॉर द सेशन सर। मैंने आपका हर एक वर्ड जो है ना सर वो रिलेट कर पाया विद द रिस्पेक्ट ऑफ एस्पिरेंट सर, तो थैंक्स फॉर दैट। और आई एम वेरी श्योर कि एस्पिरेंट्स भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे आपकी हर एक सजेशन, हर एक आपके चीजें। सो अगेन सर, थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड इट वाज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग इंटरेक्टिंग विद यू। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था ये एक्सपीरियंस, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब श्योर पहले मैं भी थोड़ा नर्वस था सेशन में जाने से पहले, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। Okay, thanks for all your time, sir. And I hope also, आपने mention भी कर दिया, but I would like to ask again. I hope you had good experience being with us on Career Tribe, sir. थैंक यू। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छी एक लगा मेरे लिए, फर्स्ट टाइम थी, एंड होपफुली इन फ्यूचर वी विल कनेक्ट मोर। Sure, sir. Sure. Okay. Thank you, sir, and Jai Hind. थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।